निबंध क्या है? निबंध पाठ्यक्रम में क्यों है? निबंध ही पाठ्यक्रम में क्यों है, ये भी आप कह सकते हैं। निबंध लिखने से पूर्व जानने योग्य आवश्यक बातें, इसको आप कह सकते हैं निबंध की शर्तें। कोई काम जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसमें यह होता है कि आप जान लें कि वास्तव में इस काम की ज़रूरत क्या है, इस काम को क्यों हम कर रहे हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपको पता होता है आप कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। आप वैसे घूमने जाते हैं तो ये पता होता है कि आप घूमने गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप बाहर जाके घूम के या काम करके फिर वापस आते हैं। जब आप निबंध लिखेंगे तो निबंध में भी यही है कि आप सबसे पहले जानेंगे कि निबंध लिखने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, हम क्या करने जा रहे हैं। निबंध ही सिलेबस में क्यों रखा गया? निबंध का जब हम अर्थ निकालते हैं तो निबंध के अर्थ में हम पाते हैं एक नी उपसर्ग इसमें लगा है और ये बंध शब्द है। बंध का अर्थ होता है बांधना और नी उपसर्ग का अर्थ होता है नकारता है कि नहीं। एक अर्थ इसका ये हुआ, ये नकार रहा है नहीं, यानी कि ऐसी एक रचना जो कि बंधी हुई नहीं है, जिसमें आपको छूट है, कोई बंधन नहीं है, बंधन रहित रचना है। ये एक अर्थ इसका हो सकता है। लेकिन निबंध का एक दूसरा अर्थ ये भी होता है जो विद्वान लोगों ने कहा है कि अच्छी तरीके से बंधा हुआ। कंफ्यूजन है कि अब बंधा है कि बंधा नहीं है। पहले हम कह रहे हैं कि बंधा हुआ नहीं और फिर हम कह रहे हैं अच्छी तरीके से बंधा हुआ। अब बड़ा कंफ्यूजन है कि एक छात्र क्या करे। एक छात्र को इसको बांध के मानना चाहिए, बांध के लिखना चाहिए, या इसको छोड़ देना चाहिए। बंधा हुआ नहीं है, कुछ भी वो लिख सकता है। दोनों बातें आपके कंपटीशन के लिहाज से सही हो जाती हैं। ऐसी गद्य संरचना जो किसी भी विषय पर बंधी हुई हो, यहाँ बंधे हुए का मतलब थोड़ा सा दूसरा है और यहाँ पे बंधे हुए नहीं बंधे हुए का मतलब कुछ अलग है। न बंधे हुए का मतलब यह है कि आप अपने विचार उस पर रख सकते हैं और बंधे हुए का मतलब यह है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है उसी पर विचार रखना है, उसके इधर उधर नहीं रखना है। अगर उसके इधर उधर आप विचार रखेंगे तो वो नहीं मान्य होगा। मान लीजिए कि आपसे गाय पर निबंध लिखने को कहा गया है, बचपन में आपने लिखा होगा, तो आप उसके 4 टांगे ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि उसके 8 टांगे होती हैं। 1 पूंछ ही लिखेंगे, 4 सींग नहीं लिखेंगे, है ना। गाय का कलर आप नीला नहीं बता देंगे कि ब्लू कलर की गाय होती है। पानी में मैंने देखा था ब्लू है, पानी पानी पूरा लग रहा था। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गाय पे लिखा गया है तो गाय पे ही बंध के लिखना पड़ेगा, उसी पे। तो निबंध नहीं बंधा हुआ है इस रूप में कि आप अपने हिसाब से स्वतंत्र चिंतन करके उसमें लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बंधा हुआ है इस रूप में क्योंकि आपको टॉपिक दिया जाता है और उसी टॉपिक पर जो विषय आपको दिए जाते हैं उन्हीं विषयों पर आपको लिखना होता है। उस विषय से अलग आप नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कहा जा सकता है किसी एक विषय के बारे में सोचें और उस सोच के आधार पर आप उस विषय पर निबंध लिखें। जैसे आपने सोच लिया कि काश मैं प्रधानमंत्री होता और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने परीक्षा में लिख दी। आपने सोच लिया आतंकवाद, ऐसा नहीं है। जो दिया है उस पर सोच के लिखना है। कुछ भी आप सोच नहीं सकते कि किस विषय पर लिखना है, लेकिन इतना जरूर सोच सकते हैं कि आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उस पर आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिखें। आपको टॉपिक दे दिया गया बाढ़, तो आप बाढ़ पर स्वतंत्र हैं। ए कैंडिडेट अपने हिसाब से लिखकर जमा कर सकता है, बी कैंडिडेट अपने हिसाब से लिख सकता है,
सी कैंडिडेट अपने हिसाब से, डी अपने हिसाब से, सबके निबंध अलग अलग होंगे और सबको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन बाढ़ दिया गया है और यहाँ पर जो बंधे का मतलब है अच्छी तरीके से बंधा हुआ, तो विद्वानों ने कहा कि ये बंधाव जो है वो क्रमबद्धता का है। ये जो बंधाव है ये कसा हुआ होने का है, इससे कसाव प्रकट होता है, न कि यहाँ पर बंधे का मतलब ये है कि आप कुछ लिख नहीं सकते, आपको बांध दिया गया है, आपका सब सीमित कर दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कथन है। सबसे पहले निबंध क्या है हम इसी को समझ रहे हैं, फिर पाठ्यक्रम में क्यों ये समझेंगे, और उसके बाद में निबंध लिखने की पूर्व शर्तों को भी हम समझेंगे और बहुत सारी बातें हम करेंगे जो शुरू में आपको जाननी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो गद्य निबंध की कसौटी है, निबंध गद्य की कसौटी है। यदि पद्य कवियों की कसौटी बात समझ में रहे हैं कि अगर पद्य जो है कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की, तो निबंध गद्य की। इससे उस प्रश्न का जवाब मिलेगा कि निबंध ही इसमें क्यों रखा गया है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में कविता क्यों नहीं लिखाया जाता, आपके सिलेबस में कहानी क्यों नहीं लिखाई जाती, आपके सिलेबस में ये क्यों नहीं कहा जाता है कि आप कोई भी लेख ऐसे लिख दीजिए। निबंध शब्द क्यों दिया जाता है? क्योंकि आचार्य शुक्ल का मानना है, आचार्य शुक्ल जैसे विद्वानों का मानना है कि अगर कोई पद्य रचना कवि की ज्ञान को, कवि की कसौटी को बताती है, तो गद्य में अगर आपको इसी कसौटी पर किसी को खरा उतारना है तो वो निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भी एक बात कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि निबंध का लेखक जो होता है वो मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर, स्वच्छंद गति से इधर उधर टूटी फूटी शाखाओं पर, इधर उधर स्वच्छंद गति से टूटी फूटी शाखाओं पर विचरता रहता है। स्वच्छंद गति से इधर उधर टूटी फूटी शाखाओं को, टूटी फूटी शाखाओं पर ये विचरता रहता है। अब कोई लेखक टूटी फूटी शाखाओं पर विचर रहा है या आप निबंध लिख रहे हैं टूटी फूटी शाखाओं पर विचर रहे हैं, उसका अर्थ समझिए कि उसका वास्तव में अर्थ क्या है। एक तो स्वच्छंदता इसमें है, जब लेखन है तो लेखक यहां पर स्वच्छंद है, यानी कि वो कुछ भी जो उसके विचार हैं उनको देने के लिए यहां पर स्वच्छंद है। और जब इधर उधर वो भटक रहा है, टूटी फूटी शाखाओं पर विचरण कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? यानी कि जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसके बारे में जितना वो सोच सकता है, उन सभी चीज़ों को वो क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। उन सभी चीज़ों को वो लिखने का प्रयास कर रहा है। उन सभी चीज़ों के इर्द गिर्द उसके विचार घूम रहे हैं। उन सभी चीज़ों को वो उस निबंध में लिखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी मन में जितना आया उतना लिख दिया, उसके बारे में उसने विचरण किया और उसका मन इधर उधर हर तरीके की बातों पर, हर तरीके के मुद्दों पर, हर तरीके से नकारात्मक, सकारात्मक, आलोचनात्मक दृष्टि से विचरण कर रहा था। यह तो शुक्ल जी का कहना है। शुक्ल जी के बाद में एक विद्वान है पंडित श्याम सुंदर दास जी। पंडित श्याम सुंदर दास जी ने भी निबंध के बारे में बहुत ही सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि निबंध वह लेखन विधा है, वह लेखन संरचना है जिसमें किसी भी विषय पर गहन और विस्तार पूर्वक विचार प्रस्तुत किया जाता है। दो चीजें यहां पर आई, एक तो गहन और दूसरा विस्तार पूर्वक। निबंध के बारे में यह कहते हैं कि वह लेखन संरचना है जिसमें एक तो गहन विचार होते हैं और दूसरे विस्तार पूर्वक विचार होते हैं।
आप सोचेंगे क्या पूछा जाएगा कि श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? ऐसा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये लोग हिंदी के पुरोधा हैं, हिंदी के विद्वान हैं। इन लोगों की कही गई बातें ठीक वैसी ही हैं जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी ने आपको कोई सूत्र वाक्य दे दिया है, रामायण महाभारत की कोई बातें आप मानते हैं, ऐसे हिंदी साहित्य में इनकी बातें हैं। अगर इन्होंने ऐसा कहा है, कोई सूत्र वाक्य आपको मिल रहा है, तो उसके आधार पर आप अपने लेखन को सुधार सकते हैं, उसके आधार पर आप अपने लेखन के पैरामीटर्स बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि गहन अध्ययन एक तो इसमें करता है और दूसरा ये विस्तार पूर्वक विचार प्रस्तुत करता है। गहन विचार होते हैं, उथले विचार नहीं होते हैं, बहुत महज कुछ भी लिख दिया, बहुत सामान्य विचार नहीं होते हैं, थोड़ा गहन चिंतन होता है। और गहन चिंतन होने के बाद में उसको विस्तार पूर्वक विचार करके लिखा जाता है, विस्तार पूर्वक उसका विचार प्रस्तुत किया जाता है। और अगर ऐसा कह रहे हैं यानी कि जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है उस पर थोड़ा सा गहनता से विचार आपको करना है और उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करके फिर आपको लिखना है। बात समझ में आई? ये एक छोटी सी बात रही जो निबंध के बारे में विद्वानों ने कही है। लेकिन इतनी ही बातें अगर हम सीख लें कि निबंध गद्य की कसौटी है तो स्पष्ट हो जाता है कि आपको इतना अच्छा कुछ लिख के आना है जो पूरे गद्य में इससे अच्छा दूसरी विधा में नहीं लिखा जा सकता था। इसीलिए आपके सिलेबस में निबंध को रखा गया है। निबंध लिखते समय आपको स्वच्छंद गति से विचरण करना है, हर तरीके के फैक्ट को कलेक्ट करना है और उस स्वच्छंद विचरण में यहाँ पर जो निबंध की बात हुई थी कि बंधा हुआ नहीं है, तो वो स्वच्छंद विचरण आ जाता है। स्वच्छंद विचरण करना है, हर तरीके की शाखाओं पर आपको जानना है जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन ये अध्ययन होना चाहिए क्रमबद्ध रूप में, ये अध्ययन होना चाहिए कसा हुआ। अब ये कसा कैसे होगा, क्रमबद्ध कैसे होगा, इसकी बात भी हमको करनी है। ये समझ में आ गया कि निबंध है क्या, और इसीलिए सिलेबस में रखा गया क्योंकि निबंध बहुत आसान, बहुत कोई सरल चीज़ नहीं है, साधारण चीज़ नहीं है। ये पद्य की कसौटी है। जैसे कोई कवि की रचना आप पढ़ के कवि के बारे में जान जाते हैं, कितना गहनता से वो विचार कर सकता है, कितना बढ़िया से वो सोच सकता है, कैसे वो तुलना कर सकता है, कैसे उसके उपमेय उपमान होते हैं। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ समझ गए कि ये निबंध जो है ये कोई सामान्य विधा नहीं है, इसमें पूरा निचोड़ आपको देना होता है। अब अगली बात हमको करनी थी कि निबंध, पहली बात तो क्या है, दूसरी बात सिलेबस में क्यों रखा गया। अब बात है कि निबंध को कैसे, निबंध को अच्छा निबंध जब हम लिखने चलते हैं तो उसकी पूर्व शर्तें क्या होती हैं। कोई काम, जैसे आप सोचते हैं कि एक बच्चा जो टॉप करता है वो एक दिन में टॉप कर जाता है, ये आपकी गलत सोच होती है। वो एक्चुअली बचपन से टॉप कर रहा होता है, बचपन से उसकी टॉप करने की आदत डाली गई होती है। कोई काम जब आप सीखते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। बचपन में जब बच्चा पहली बार स्कूल में अच्छा ग्रेड लेके आता है, अपनी मम्मी को दिखाता है तो मम्मी कहती है वाह बेटे, और तुरंत उसके लिए कुछ बढ़िया सा बनाती हैं और खिलाती हैं, कहती हैं कि लो इसको खाओ, और तुमने तो नाम बिल्कुल रोशन कर दिया, मेरी लाज रख ली, मेरी नाक ऊंची कर दी। बच्चा खुश हो जाता है, उसको प्यार से गले में ऐसे लगा लेती हैं, अपनी बाहों में भर लेती हैं। मार्कशीट आती है, फिर से माँ बाप देखते हैं, पापा तुरंत एक उसको गिफ्ट देते हैं लाके। साइकिल उसको चाहिए थी, साइकिल मिल जाती है। बच्चा सोचता है कि वाह, ये तो मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर जो चाहो वो मिल जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई थी? छोटी सी बात से। उस समय उसको नहीं पता था कि वो कितना बड़ा काम करने जा रहा है आगे। आगे बच्चा 10 में 10+2 में पहुंचता है, फिर वही क्रम उसका जारी रहता है। छोटी छोटी बातें उसको प्रोत्साहित करती रहती हैं और एक दिन उसकी आदत बन जाती है, जिद बन जाती है। और जब वो जिद बनती है तब वो बड़े सपने को साकार करने की भी हो सकती है, कोई बड़ा काम करने की भी हो सकती है, बड़ा एग्ज़ाम निकालने की हो सकती है, बड़ा बिजनेस खड़ा करने की हो सकती है, क्योंकि उसकी आदत बन गई है। और ये आदतें आई कहाँ से? बहुत छोटा सा फैक्टर था कि शुरू में समझ में आ गया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा, कुछ मैं अच्छा ग्रेड लाऊंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, अच्छे मार्क्स लाके मैं घर पे दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ जो मैं चाहता हूँ, कुछ अच्छी चीज़।
मम्मी पापा का प्यार मिलेगा, बाबा दादी का प्यार मिलेगा, घर वाले रिश्तेदार सब हमको चाहेंगे, मानेंगे, सब लोग शाबाशी देंगे। और करना क्या है, केवल छोटा सा काम, कॉन्सेप्ट पे काम करिए। कॉन्सेप्ट छोटा सा था, आप शुरू में समझ ले रहे हैं कि वास्तव में यह है क्या, तो आप वहीं से शुरुआत कर देंगे उन चीज़ों की कि आप निबंध को अच्छा कैसे बना सकते हैं, आप निबंध को सबसे अच्छा कैसे बना सकते हैं, आप निबंध में सबसे अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहले दिन जब आप ग्रेड ए लेके आते हैं और आपको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित श्याम सुंदर दास, जिनका भी कथन आपने पढ़ा, वो लोग आपको एक लाइन में बहुत कुछ बता गए। और यहीं से आप अपने को, अपने ऐसे को उठाइए कि ऐसे होना चाहिए कि स्वच्छंद विचरण आपको करना है, लेकिन क्रमबद्धता भी रखनी है। स्वच्छंद विचरण आपको करनी है, लेकिन गहन अध्ययन भी होना चाहिए। और गहन अध्ययन के साथ साथ में आपका जो प्रस्तुतिकरण हो वो क्रमबद्ध तरीके से हो, विचारशील हो, विचार से युक्त हो, उसमें सभी पक्षों का समावेशन हो। क्योंकि ये जो बात कही गई है ना कि ये गद्य की कसौटी है, जैसे पद्य कवि की कसौटी है, तो ये पूरे गद्य की कसौटी है। और इसी कारण से इसको सिलेबस में रख के आपके सामने रख दिया जाता है कि विचार व्यक्त करो, तो इनकी बात को आप मानो। यहीं से आप छोटे से फैक्टर को, और एक दिन आप टॉप करोगे, निश्चित तौर पे आप टॉप करोगे। क्योंकि आपने शुरू से अगर कुछ पुशअप कर लिया, कुछ आपने अपने को एक धक्का दे दिया कि इस राह में हमको चलना है, तो आपको निश्चित तौर पर वो राह एक दिन मिल जाएगी और उस राह पे चलते चलते आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। बात आती है कि निबंध जो है, निबंध लिखने की पूर्व शर्तें। पूर्व शर्तें का मतलब यह है कि क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान रखने योग्य बातें कैसे एक अच्छा निबंध आप लिखेंगे, बढ़िया सा निबंध। जो निबंध आपको दिया जा रहा है, जो भी निबंध आपसे लिखाया जा रहा है, उसके बारे में कौन कौन सी बातें आप ध्यान रखेंगे तो वो अच्छा निबंध लिख जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो होती है कि आपको लिख के आना है, और लिखने के बाद में उसको जिसके पास आपको भेजना है तो वो पढ़ के उस बात को जानेगा। आप लिख के आए एग्जामिनर के लिए, और एग्जामिनर उसको पढ़ के ही जान सकता है। तो सबसे जो बड़ी बात है इसमें क्या हो जाती है, भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आपके मन में विचार है, बहुत सारे विचार रखे हैं, लेकिन आपके माध्यम केवल यही है कि आप लिख के आएंगे और एग्जामिनर उसको पढ़ेगा। और एग्जामिनर अगर उसको पढ़ने का काम करेगा तो भाषा वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपने भाषा का सही से इस्तेमाल नहीं किया है, अच्छी भाषा नहीं प्रयुक्त किया है, तो भाषा के कारण आपकी बात हो सकता है बड़ी अच्छी हो, लेकिन वहाँ पर उस तक कन्वे न हो पाए, वो एग्जामिनर ना समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। निबंध की जो भाषा है उसमें दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। कहीं भी आप निबंध लिखिए, भाषा एक तो सरल होनी चाहिए, भाषा इसकी संयमित होनी चाहिए। कोई उग्र शब्द इसमें मत लिखिए किसी भी तरीके का, ऐसा शब्द कि आपने लिख दिया और वो बड़ा और टाइप का शब्द है। मान लीजिए आतंकवाद पे आप लिख रहे हैं, कोई आपने हेट वर्ड का यूज कर लिया, हेटिंग स्पीच जैसे होती हैं बहुत सारी, बवाल हो जाती है। नूपुर शर्मा, छोटी सी बात, जैसे भी कहीं वो जाने अनजाने में कहीं प्लानिंग के तहत कहीं नहीं पता, लेकिन उससे कितनी बड़ी समस्या हुई। बस बात क्या थी कि उन्होंने कह दिया, सोचा नहीं आगे इससे क्या हो सकता है। आपको भी भाषा में ये ध्यान रखना है, सरल होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। जो शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जो शब्दों का चयन कर रहे हैं, वो जटिल नहीं होने चाहिए। सामान्य से शब्द बिल्कुल होने चाहिए। प्रभावशाली शब्द होने चाहिए। प्रभावशाली शब्दों का मतलब ये नहीं है कि कठिन शब्द, प्रभावशाली शब्दों का मतलब है कि थोड़ा सा आप सजावटी भाषा का प्रयोग करें। अगर आपकी भाषा सरल है, सबको समझ में आएगी, संयमित है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। अगर जटिल भाषा नहीं है तो कोई उलझेगा नहीं उसको पढ़ के, और प्रभावशाली है तो उससे इम्प्रेस्ड होगा व्यक्ति पढ़ के।
जैसे आपने किसी से बात की और बात करने के दौरान आपने बड़े प्यार से उसी की जो भाषा वो समझता है उसी भाषा में पूछा और आप कैसे हैं, तो आपको उसको बड़ा प्यार से उत्तर देने का मन भी करेगा। वो कहेगा हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। लेकिन आपने कहा गांव में आप गए हैं और पूछा और काका हाउ आर यू, तो थोड़ा सा काका को लगेगा कि लौंडा जो है ये ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, और काका हो सकता है कि आपसे दोबारा बोले ही ना, है ना, क्योंकि कई चीज़ें हैं। वहाँ पर हो सकता है आपको अंग्रेजी का बड़ा अच्छा ज्ञान हो, लेकिन वहाँ पर उसका उपयोग नहीं था। आपको कई लैंग्वेज आती हो, कई कठिन कठिन शब्द आपको आते हों, लेकिन निबंध में जहाँ पर उसका उपयोग नहीं है वहाँ पर उसको फालतू में मत लिखिए। भाषा आप अपनी सरल रखिए। अब इस सरल भाषा का पैमाना क्या है? सरल भाषा एक तो देवनागरी लिपि में आपको लिखना है अगर हिंदी में लिखना है, और ये जो भाषा है वो एनसीईआरटी की भाषा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो आपकी पीआईबी की वेबसाइट है, पीआईबी पे जो पत्राचार पड़ा रहता है, पीआईबी पे जो न्यूज़ पड़ी रहती है, न्यूज़ आप कहिए, तो पीआईबी में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो सरकारी भाषा है, सामान्य भाषा है, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं जो बड़ी क्लिष्ट लिखी जाती हैं, खास करके जो अनुदित रचनाएं होती हैं वो अपने आप में कठिन हो जाती हैं, तो वैसी भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि उस भाषा में फील नहीं होता है। उस भाषा में और तो सब कुछ हो सकता है लेकिन फील नहीं होता है, और फील ना होने के कारण उस भाषा की समस्या ये होती है कि समझ में वो कम आती है, उसको समझने के लिए कई बार पढ़ना पड़ता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निबंध लेखन में वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण ठीक वैसा ही है जैसे आपने भोजन पकाया, बनाया, बना के रख दिया, और उसको अगर अच्छे से परोसा नहीं तो उतना मज़ा नहीं आएगा। कई बार आप अच्छे होटल रेस्तरां में जाते हैं तो वहाँ पर सर्विस चार्ज आपको खूब ज़्यादा देना पड़ता है। वही दाल जो बाहर आपको ठीक ठाक साफ़ सुथरा जगह 50 रुपये की मिल जाएगी, वहाँ पर वो 300 रुपये की रहती है। तो ये 250 रुपया किस चीज़ के हैं? ये 250 रुपया इस चीज़ के हैं कि आपको बड़े तरीके से परोस के वो खिलाता है, बहुत अच्छे से वहाँ पे डेकोरेट होती हैं टेबल आपकी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वेटर आते हैं, आपको खिलाते हैं। आपको उस समय लगता है कि आप बिल्कुल राजा महाराजा हैं, आपको उस समय फील आता है कि आप बहुत वीआईपी हैं, दुनिया के वीआईपी इंसान में से हैं, तो उसी का चार्ज वो लिया जाता है। और वो महज मैटर है प्रस्तुतिकरण का कि उसको सामने आपके सही से परोसा गया। निबंध को अगर आपने सही से प्रस्तुत नहीं किया तो जो पाठक है, पढ़ने वाला व्यक्ति, और यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये जो पाठक है ये कोई सामान्य पाठक नहीं है, ये आपका एग्जामिनर है, और ये एग्जामिनर है, ये आपका भविष्य तय करेगा। ये आपको मार्क्स देगा तो आप सेलेक्ट होंगे, ये मार्क्स देगा तभी आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो ये पाठक के सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये जो प्रस्तुतिकरण है, इस प्रस्तुतिकरण को आप ज़बरदस्त बनाइए, सही से परोसिए। जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें क्रमबद्धता का ध्यान रखिए। पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। अगर आगे हम अभी बात करेंगे कि निबंध में कैसे चीज़ों को आगे आपको कैरी ऑन करना है, कैसे बढ़ाना है, शुरुआत कैसे करनी है, बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है और अंत में क्या लिखना है। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से वो आगे आपको और समझ में आएगा। अगर क्रमबद्ध तरीके से आप नहीं लिखेंगे तो अच्छे से प्रस्तुतिकरण नहीं होगा और फिर आपके लिए ये समस्या खड़ी करेगा। कोई भी चीज़ जब आप तरीके से सही से लिखते हैं तो उसमें क्रमबद्धता होती है, तो समझने में आसानी होती है, और जब समझने में आसानी होगी तो पाठक जो है, जो एग्जामिनर है, इसको मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसको कम जब मेहनत करनी पड़ेगी तो ये आपको मार्क्स ज़्यादा देगा। इसको समझ में ज़्यादा आएगा, समझ में ज़्यादा आएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी तो मार्क्स आपको ज़्यादा देगा। और अगर आप ये सोचें कि आपने बस लिख दिया, समझने का काम पाठक का है, तो पाठक लिख भी सकता था। पाठक यहाँ पे एग्जामिनर है, एग्जामिनर बड़ा अच्छा लिख भी सकता था, उसके साथ ऐसी कोई दूर दूर तक समस्या नहीं थी कि वो लिख भी नहीं सकता था, वो आपसे अच्छा निबंध लिख सकता है। तो आपसे लिखवाया जा रहा है तो आप चीज़ों को उस हिसाब से करें कि वो
बस देखें, शुरू से लास्ट तक निगाह दौड़ाए और आप बस काम हो गया आपका। आपने इतना बढ़िया सजा रखा है, इतना बढ़िया से लिख रखा है कि उसके आगे उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जितना भी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा उतने मार्क्स आपके काटेगा, क्योंकि ये फालतू की मेहनत आपके लिए नहीं करेगा। एग्जामिनर हमेशा अपने लिए, अपनी कॉपियों को, जितनी ज़्यादा कॉपी वो चेक करेगा उतनी जल्दी उसको घर जाने को मिलेगा, जितने कम समय में चेक हो जाएंगी और कम दिक्कत होगी। हर व्यक्ति चाहता है उसके काम में उसको आसानी का अनुभव हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसको बड़ा हाय तौबा मचाना पड़े। ठीक है, इसी से जब प्रस्तुतिकरण की बात आती है तो पैराग्राफ में तोड़ के लिखने की बात आती है। प्रस्तुतिकरण अगर आपने ढेर लगा दिया, पूरा एक ही बड़े बड़े पैराग्राफ बना के चीज़ों को लिख दिया, तो पैराग्राफ अगर आपने तोड़ा नहीं, पैराग्राफ में चीज़ों को बांटा नहीं, तो समस्या होती है। तो पैराग्राफ में और बिंदुवार चीज़ों को आप लिखिए, जहाँ पर हो सके तो वहाँ पर बिंदुवार लिखिए, और नहीं तो पैराग्राफ का इस्तेमाल आप जरूर करिए, और ये पैराग्राफ छोटे छोटे होंगे। इससे क्या होता है, जो आप लिखते हैं, जो आप चीज़ें वहाँ पे बताना चाह रहे हैं वो अस्पष्ट हो जाती हैं, उनमें अस्पष्टता होती है, उनमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिगिंग नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऊपर से नीचे तक चीज़ों को कनेक्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो आपने लिखा है, आपने जब जहाँ पे विशेषताएं लिखी हैं तो स्पष्ट तौर पे 5 बिंदु दिख रहे हैं, एक पैराग्राफ दिख रहा है, जहाँ पे आपने आलोचना की है आलोचना दिख रही है, जहाँ पे आपने सुझाव दिया है सुझाव दिख रहा है। जब आप किसी से मिलते हैं तो माना जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो यही बात कहीं ना कहीं निबंध में भी लागू होती है। जब आप मिलते हैं, जब स्टार्टिंग होती है आपकी मुलाकात की, तो प्रारंभ जो होता है, ऐसे निबंध का भी जो प्रारंभ होता है, ये थोड़ा सा प्रभावी होना चाहिए, और थोड़ा सा नहीं, जितना ज़्यादा प्रभावी हो पाए उतना ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। निबंध की शुरुआत बहुत प्रभावी होनी चाहिए। आप किसी से मिलते हैं, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं और हाथ टाइट करके अच्छे से और मुस्कुरा के उसके साथ आप मीटिंग करते हैं, तो वहीं से आपकी जो छवि बनती है वो आगे की मीटिंग पर बहुत प्रभाव डालती है। और शुरू में ही आप ढुलमुल रवैये से उससे मुलाकात करते हैं, कहते हैं और भाई हाँ ठीक है, रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आगे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो वो रोचक नहीं रह जाएगी। ये आपने जीवन में अपने देखा होगा। और ठीक यही चीज़ जब अंत होता है, जब आप चल रहे हैं, कहीं से विदाई ले रहे हैं, वो भी इससे ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। बीच में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, आपने कुछ बोला, कुछ बातें कहीं, कुछ लिखी, तो बीच में तो कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन शुरुआत और अंत इतना अच्छा लिखिए, इतना प्रभावशाली लिखिए कि शुरू में जब पढ़ना चालू करे पाठक और अंत में जब पढ़ना बंद करे तो उसके मन में केवल बस वही आए, वाह, दिल बाग बाग हो गया, ये तो पढ़ के मज़ा आ गया। और अगर ऐसा आपने फील करा दिया तो आपने अपने लिए वो सारा काम कर लिया जिसके लिए आप गए। तुरंत आप अच्छे नंबरों की कैटेगरी में, अच्छे मार्क्स की कैटेगरी में, अच्छे अंकों की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। शुरुआत कैसे प्रभावी बनेगी, शुरुआत कैसे करेंगे, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आपने जैसे बाढ़ की बात हो रही है और उसकी विभीषिका से शुरू कर दिया, कोई न्यूज़पेपर में आपने कोई कटिंग पढ़ी है, कोई न्यूज़पेपर आपने काट के रखा हुआ है और वो कहानी आपको याद है, आतंकवाद पे आपने शुरू करना है, तो वहाँ से शुरू कर दिया जब मुंबई में हमला हुआ था, बहुत सारे हमले हुए हैं, वहाँ से शुरू कर दिया। एक कहानी, रोचक तरीके से प्रस्तुतिकरण, कुछ पंक्तियाँ, कुछ दोहे, किसी लेखक का स्टेटमेंट, किसी विद्वान के विचार, अगर आप ऐसी शुरुआत करते हैं तो वो बड़ी प्रभावशाली होती है। एक सेशन ही यही होगा कि निबंध की शुरुआत कैसे करें। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर पता चल जाए कि आगे हम क्या कहने वाले हैं, कैसी मीटिंग हमारी आगे के लाइनों में, आगे के पंक्तियों में होने वाली है, जो आगे की लाइन्स आएंगी उसमें हम क्या कहने वाले हैं, ये शुरू के पैराग्राफ में ही पता चल जाना चाहिए। कुछ सार, जाहिर सी बात है 80 से 100 शब्दों का एक पैराग्राफ पूरे निबंध को आपके नहीं प्रकट करेगा, लेकिन इतना जरूर कर सकता है कि आप
आगे क्या लिखने वाले हैं वो बता दे, उधर की तरफ इशारा कर दे। प्रभावी लेखन हो, भाषा सरल हो, प्रस्तुतिकरण अच्छे से किया गया हो, पैराग्राफ या बिंदुवार स्पष्ट तौर पर लिखा गया हो, शुरुआत अच्छी हो जाए, अंत अच्छा हो जाए, और साथ साथ में अगर जो भी आपने लिखा है उसमें त्रुटियां ना हो, त्रुटि रहित हो। जैसे बहुत सारे लोगों की लेखन में गलतियां होती हैं, आप लोग जब अभी लिखना चालू करेंगे और उसको शेयर करेंगे तो मैं उसको दिखाऊंगा क्या क्या गलतियां होती हैं, और ये त्रुटि रहित हो। त्रुटि रहित में 2-3 चीजें आती हैं। एक तो शब्द आपके सही हो, वाक्य आपके सही हो, और तीसरी इसमें कटिंग की जो बात आती है, इसको भी मैं इसी में लिख ले रहा हूं, कटिंग ना की गई हो। बहुत बार एक गलती आपसे होती है तो उसको काट काट के इतना गंदा कर देते हैं कि वो छुपने के बजाय दिखने लगता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा और उसको आपको नहीं लिखना था, जैसे आपने लिख दिया त्रुटि, और त्रुटि की स्पेलिंग त्रुटि लिख दी, त्रुटि ही गलत त्रुटिपूर्ण लिख दिया, फिर आपने ऐसे 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 इसको काटा। बहुत लोग ऐसे बॉक्स बना देते हैं, लगता है कि बिल्कुल डिजाइनिंग में वो PhD करके आए हैं, और ये ऐसे 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 करके खूब बिल्कुल लगेगा कि इसको छुपा के रखेंगे, त्रुटि जैसा शब्द का नामो निशान मिटा देंगे, तो ये गड़बड़ करता है। ये नहीं दिखना था वो भी दिखने लगता है, तो इसको थोड़ा सा आपको बचाना है, त्रुटि रहित लिखना है। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें गलतियां ना हो। बहुत सारे शब्द हैं जो आप प्रयुक्त करते ही हैं, तो उनमें गलतियां ना हो। भाषा संबंधी गलतियों से आपको बचना चाहिए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है जो आप सही से लिख सकें। बहुत कठिन कोई शब्द है और आपकी स्पेलिंग अगर आप गड़बड़ याद आ रही है, आपको स्पेलिंग आप सही नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसकी जगह दूसरा कुछ लिख दीजिए, वो ठीक है। हल्का शब्द लिख दीजिए, वो ठीक है, लेकिन गलत लिख के मत आइए। और वाक्य जो है वो सही लिखिए। जैसे आपको जो भी बात कहनी है, इसको छोटे से छोटे वाक्य में, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चढ़ा समझाने के लिए वाक्य बनाना है। समझ में अगर आना होगा तो छोटे वाक्य में ही अगले व्यक्ति को आ जाएगा। कसाव होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक ऐसा कसाव होना चाहिए जहां पर लगे कि इससे कम शब्दों में इसको कहा ही नहीं जा सकता था, है ना। जैसे सीधी सी बात है कि बाहर के कमरे में, बगल का जो कमरा है वहाँ पर एक मान लीजिए चाबी रखी हुई है, की रखी हुई है, और मुझे उससे किसी से कहना है कि उसको ले आओ। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं कि बाहर के कमरे में उधर से जाओ और वहाँ पे रखी जो चाबी है उसको उठा के मुझे लाके दे दो, ठीक है। और जबकि अमुक व्यक्ति जानता है कि वो बाहर का कमरा किधर से उसका रास्ता है और सब कुछ है, उसी से मैं बता रहा हूँ, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि बाहर की कमरे के टेबल पे रखी चाबी लाके मुझे दे दो। थोड़ा सा बच गया हमारा सब, है ना। बाहर कमरे में टेबल पे रखी चाबी लाके मुझे दे दो, काम हो गया ना। इतना बताने की जरूरत नहीं है कि बाहर के कमरे में जाओ, वहाँ पे टेबल सामने जो रखी है उस पर देखो, एक चाबी रखी होगी, उस चाबी को वहाँ से उठाओ और उठा के लाके मुझे दे दो। इससे अच्छा मैं कहूँगा कि बाहर कमरे में टेबल पे रखी चाबी लाके मुझे दे दो। सामान्य सा उदाहरण। कसाव होनी चाहिए। भाषा, वाक्य, शब्द जो भी आप यूज कर रहे हैं उनके कटिंग से बचिए और साथ साथ में दोहराव से बचिए। और दोहराव खास करके कई बार भावों का दोहराव हो जाता है, वाक्यों का दोहराव हो जाता है, तथ्यों का भी दोहराव हो जाता है। इनका किसी का भी दोहराव आपको नहीं करना है, बार बार रिपीटिशन नहीं करना है। एक शब्द एक बार आपने लिखा है तो कोशिश करिए कि अब जैसे मैं, है, कि, ने, इनकी बात नहीं हो रही है, बाकी किसी शब्द की बात हो रही है जो उस निबंध में आपने यूज किया है, तो दोबारा उसको आपको नहीं लिखना है। वो अच्छा नहीं माना जाता है, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। कई बार जैसे कहीं पर आपने आवश्यकता शब्द यूज किया है और उसी के अगली लाइन में आपको फिर से आवश्यकता शब्द की जरूरत पड़ रही है, तो आप जरूरत लिख दीजिए। एक शब्द के कई पर्यायवाची आपको इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, आप जानते हैं, होते भी हैं कई। और हर शब्द का उपयोग भी हर जगह नहीं किया जा सकता।
है ना। जैसे आप वीणा पाणी कहते हैं, जिसके हाथों में वीणा हो, है ना, तो उसकी जगह पे आप हाथ पाणी नहीं कहते हैं। लेकिन दोनों का मतलब जो अर्थ है, हाथ पाणी तो खैर वैसे भी नहीं कहेंगे, ये गलत शब्द बन रहा है। वीणा हाथ नहीं कहते हैं, वीणा पाणी आप कहते हैं। ऐसा नहीं कि हाथ ही लगा देंगे या कुछ भी ऐसा शब्द संयोजन, तो उसके सिनोनिम्स का आप उपयोग कर लीजिए, पर्यायवाची शब्दों का उपयोग कर लीजिए, लेकिन उसी शब्द को रिपीट मत करिए। उसी शब्द का रिपीटिशन झलकने लगता है, पढ़ने वाले को बोरियत महसूस होती है, पढ़ने वाले को लगता है कि ये बार बार एक ही शब्द प्रयुक्त कर रहा है, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर अच्छे से सुनियोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपने प्रस्तुत कर दिया, क्रमबद्धता का ध्यान रखा, अपने विषय को, अपने विचारों को, किसी भी विचार को अगर आप क्रम से नहीं लिखते हैं तो समझने वाले के लिए बड़ी कठिनाई होती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। वो समझ नहीं पाता है, पहले की बात बाद में, बात की बात पहले, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर कहना क्या चाहते हो, समस्या हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लेखन में ध्यान रखना है। केवल एक क्लास देख लेने से ये समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसको बताना जरूरी था। इसके अलावा कुछ और नियम हैं जो आयोग या जो परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है वो आपके लिए रखती है। उन नियमों का पालन आप समझ सकते हैं कि अनिवार्य है, और अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो दंड का विधान है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा उसमें दंड आपको मिलेंगे। पहली बात, शब्द सीमा का पालन, कहां तक और कितना। दूसरी बात, जो पेजेस दिए होते हैं तो बी कॉपी अब नहीं मिलती है, तो पेजेस का भी भरपूर इस्तेमाल आपको करना है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एक लॉजिक है। मेरे पास किसी ने एक बार मैसेज भेजा था कि सर मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ तो A4 साइज़ में, मेरी जो राइटिंग है A4 साइज़ में केवल 5 लाइन 6 लाइन में मैं पूरा कवर कर देता हूँ। तो मुझे तो ज़्यादा पेज चाहिए, वहाँ 8 पेज दिए रहते हैं, मैं 8 पेज में नहीं लिख सकता। 8 पेज में 700 शब्द 800 शब्द का निबंध मैं नहीं लिख सकता। शब्द सीमा का पालन, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग शब्द सीमा में निबंध पूछे जाते हैं, जरूरी है ये पालन। 700 शब्दों का अगर आपसे कहा गया है, 600 शब्द का आपसे कहा गया है, 1000 शब्द का आपसे कहा गया है, तो आप कम से कम इतना लिखिए, इससे कम में मत लिखिए। हाँ, ये बात सही है कि इससे कम में भी आपने लिख दिया, विचार प्रस्तुत हो गया, तो आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए। लेकिन जब आप इससे कम लिखते हैं तो उसका थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि आपने पूरा जितना कहा गया था उतना नहीं लिखा। तो कम से कम इतना लिखिए, और इससे ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा मत लिखिए। 5% से 10% से ज़्यादा आप यहाँ पर लिमिट क्रॉस मत करिए। अगर 725 हो जा रहा है, 740 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 650 तक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1100 तक हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने शब्द सीमा का पालन नहीं किया। यहाँ पालन का मतलब यही है, 2-4-10 शब्द कम रह जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा भी हो गए, विचार आपने व्यक्त कर दिए हैं, तो उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब ज़्यादा हो गए तो कुछ लाइनों को आपने, कुछ पंक्तियों को काट दिया, ठीक है, तो वो काटने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इन बातों का आपको हर हाल में बहुत अच्छे से पालन करना है। हर हाल में इन बातों को दिमाग में रख के निबंध को लिखना है। कोई भी विषय जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उस विषय पर आपको सोचना है। जितने भी विचार हैं, निबंध को बीच में रखिए, कोई भी टॉपिक हो,
साहित्य, संस्कृति, कृषि, विज्ञान, है ना, आपदा, कुछ भी, कोई भी टॉपिक आपसे पूछा गया है, सबसे पहले विचार करिए इस पे। निबंध कैसे लिखना है वो भी मैं नहीं बता रहा हूं। निबंध लिखने से पहले क्या ध्यान रखना है, कैसे चीज़ों को सोचने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, आदत कैसे डालनी है, ये वही वाली आदत है जो आपको टॉप कराएगी। आपसे मैं लिखाऊंगा और पहले दिन जब मैं कहूँगा कि अच्छा निबंध में इस विषय पर लिखिए और निबंध में आपने उन बातों का ध्यान रखा, तो मैं कहूँगा कि हाँ आपने बड़ा बढ़िया किया। अगर आपने कुछ कमियां रखी हैं तो मैं आपको टोकूंगा, या आप अपने किसी से भी चेक कराएंगे, आप किसी की कॉपी चेक करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले विचार करिए। विचार करने के बाद में उनका एकत्रीकरण कर लीजिए, अपने दिमाग में उसको रखिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इस विषय पर हम ये लिख सकते हैं। कोई भी विषय हो, विषय का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और जब ये एकत्रीकरण आपके दिमाग में हो गया तो अब आपको क्या करना है, इस एकत्रीकरण के बाद में विचार जो है उनका प्रस्तुतिकरण करना है। और ये जो प्रस्तुतिकरण होगा, ये प्रकटीकरण भी आप इसको कह सकते हैं, इसको प्रकटीकरण भी आप कह सकते हैं। प्रकट करना है इन विचारों को। तो ये प्रस्तुतिकरण या प्रकटीकरण जो होगा वो इस तरीके से होगा कि उस विषय पर, उस मुद्दे पर इससे बाहर फिर कोई विचार, जितना भी आपने सोचा है, लगभग संभव ना हो। हर तरीके से सोच लिया, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, जैसा भी सब्जेक्ट होगा, समाज का सब्जेक्ट है, सामाजिक कोई मुद्दा है, विज्ञान का है, जैसा भी है, विज्ञान का है तो उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयाँ, समाज का है तो उसके अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव, जो भी है उस पर हर तरीके से अब आपको प्रकटीकरण करना है। और ये जो प्रकटीकरण है, इसी प्रकटीकरण में बात आती है कि अब कैसी भाषा होनी चाहिए, तो सरल भाषा में आप इसको प्रस्तुत करिए। बाकी आपको मैंने बताया, भाषा सरल होनी चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए, कटिंग नहीं करना है, त्रुटियां वैसी वाक्य संबंधी, शब्द संबंधी त्रुटियां नहीं करनी है, ठीक है ना। और इसको इस तरीके से आप प्रस्तुत करिए कि यहां पर जो आपका वैचारिक स्तर है वो दिखे कि हाँ इस व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता है। वैचारिक स्तर आपका इसमें प्रस्तुत हो जाए, जो आपकी बोधगम्यता है, बोधगम्यता इसमें झलकने लगे, आप कितना अच्छा से सोच सकते हैं किसी भी विषय पर, वो इसमें दिखे। आपकी जो संवेदनशीलता है वो भी इसमें चेक की जाएगी, आप कितने संवेदनशील हैं। संवेदनशीलता, बोधगम्यता, इन सब का क्या मतलब है? बोधगम्यता का मतलब है यहाँ पर कितना ज्ञान है उस टॉपिक के बारे में। वैचारिकता का मतलब है कितना आप सोच सकते हैं उसके बारे में। आलोचना वगैरह सब चीजें इसी में आएंगी, ठीक है। संवेदनशीलता का मतलब है कि कितना आप उससे प्रभावित, उसके प्रभावों के बारे में आप कितना सोच सकते हैं, उसका खास करके जो समाज पर प्रभाव है उसके बारे में कितने संवेदनशील हैं। बाढ़ को केवल आप ज्योग्राफिकल फिनोमेना मान रहे हैं, एक भौगोलिक घटना मान रहे हैं, या फिर बाढ़ आपके लिए और कुछ भी है? भाई बाढ़ अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट से कहा जाए तो वो कहेगा कि एक बस महज भौगोलिक घटनाक्रम है। जब जल की मात्रा बढ़ गई, अतिवृष्टि हो गई तो बाढ़ आ गई। सूखा उसके लिए अनावृष्टि है, जल की मात्रा घट गई तो सूखा हो गया। लेकिन जरा इसका सामाजिक चिंतन करिए तो बाढ़ आने के बाद और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है वहाँ पे कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोगों के हो सकता है पशु पक्षी जो भी रहे हों उनके पास, वो सब बह जाएंगे। घर उनका चला गया तो साथ में और भी जो उनकी जीवन की आधार सामग्री थी वो भी चली गई। कितने लोगों को लोगों ने खो दिया।
कोरोना महामारी के पे आप सोच के देख लीजिए, केवल वो एक स्वास्थ्य का विषय ही नहीं हो सकता, केवल स्वास्थ्यगत चिंता ही उसमें नहीं है, इसके अलावा उसके जो प्रभाव हैं उनकी भी चिंता है। बात समझ में आ रही है? कितने आप संवेदनशील हैं, और संवेदनशीलता अगर आप में है तो उसके बाद में आप इसका उपाय क्या निकाल रहे हैं, आप इसका निराकरण कुछ है आपके पास, इसका समाधान कुछ है आपके पास? क्योंकि समस्या तो आप सभी लोग बता देते हैं, समस्या बताने में तो हम सभी तेज हैं, इनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, इनमें ये कमी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन इसका समाधान आपके पास क्या है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आपने समाधान बता दिया अंत में, तो आपका ये कोई भी टॉपिक जो होता है वो पूरा हो जाता है। पूरा कैसे हो जाता है? क्योंकि आपने सब कुछ अब कर दिया है, सब कुछ आपने बता दिया है। ठीक है, तो कोई भी विषय जब आप सोचेंगे तो इन मुद्दों के आधार पर, इन बातों के आधार पर, इन चीजों को ध्यान में रख के आप सोचेंगे। सबसे पहले विचार, विचार हर तरीके के, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सब सकारात्मक विचार हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे नकारात्मक विचार हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सब अच्छे ही विचार हो, अच्छे बुरे सब कुछ, सारे विचार आपको यहां से मिल जाएंगे। सब विचार आप इसमें दिमाग में रखिए। आपको लिखना क्या है और कब क्या लिखना है वो तो तब बात आएगी जब आप पहले विचारों का एकत्रीकरण कर लेंगे। ये विचार, अच्छे विचार आएंगे कहाँ से? अगले सेशन में। एक निबंध की शुरुआत कैसे हम करते हैं उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। कहाँ से निबंध के लिए पढ़ना है आपको, कहाँ से चीज़ों को नोट करना है, कहाँ से चीज़ों को तैयार करना है, वो अगले सेशन में हम देखेंगे। लेकिन विचार हर तरीके से आप अभी भी कर सकते हैं बिना पढ़े भी। जैसे कल मैंने पेपर का उदाहरण दिया था कल की क्लास में। आज की क्लास में मैं अगर आपसे कहूँ कि एक सिंपल सी, जैसे ये फैन चल रहा है, अब इस फैन पे आपको लिखना है तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना, क्या क्या इस फैन पे लिख सकते हैं? इस फैन पे जैसे आप केंद्र बिंदु में रखिएगा पंखा। आज ग्रुप में इसको शेयर करना है। एक पंखा है, एक फैन है, इलेक्ट्रॉनिक है ये फैन, बिजली पंखा, इसको आप बिजली पंखा लिख दीजिए। और इस पे जितने भी विचार हो उसको बिजली का पंखा बीच में रखिएगा, यहाँ पे बिजली पंखा लिखिएगा, और जितने विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं पेज पे नोट करके उसको ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जो ग्रुप आप लोगों का है उसमें शेयर कीजिएगा और हमको बताइएगा कि विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। निबंध नहीं लिखना है, यहाँ पे विचारों का एकत्रीकरण आप करिए। पहले प्रकट करने की बारी तो बाद में आएगी, किस भाषा में करना है ये बाद में आएगा। और जब ये सारा कुछ आप करेंगे तो इसमें वैचारिक स्तर झलकना चाहिए आपका, क्योंकि ये किसी दूसरे को आपको समझाना है। जो पाठक है उसके साथ ये आप शेयर कर रहे हैं। ये बिजली के पंखे पे आप लिख रहे हैं तो ये मेरे साथ आप शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ ऐसा आप लिखेंगे कि पाठक के साथ ये सहभागिता हो, आपके लेखन में और पाठक के पढ़ने में कुछ सहभागिता होनी चाहिए। बिजली के पंखे को अगर आप किसी अफ्रीकन भाषा में कुछ कहा जाता होगा, वो शब्द यूज कर देंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। हो सकता है आप बता रहे हो कि बिजली के पंखे से हमको हवा लगती है, बिजली का पंखा नहीं था तो हाथ से हैंड फैन चलाना पड़ता था, लेकिन वो आप ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। हैंड फैन जो शब्द है वो आप कोई दूसरे कल्चर का उठा ले आ रहे हैं, जो अमेजन के जंगलों में लोग बोल रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाषा आपकी बदल गई। मैं पाठक हूं और मैं सहभागिता इसमें अनुभव नहीं कर रहा हूं, मुझे पढ़ने में नहीं मजा आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं आपके इस लेख से, आपके इस निबंध से मैं इंप्रेस्ड नहीं होऊंगा, मैं खुश नहीं होऊंगा, और अगर मुझे मार्क्स देना है तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बात ही समझ में नहीं आ रही है। तो विचार आपने किया, एकत्रीकरण भी किया, उनका सारे विचार इकट्ठा किए, उनको प्रस्तुत भी किया, भाषा गड़बड़ हो गई। वैचारिक स्तर बहुत ऊपर नहीं है। आपने केवल बस पंखे का 2-4 उपयोग लिखा कि पंखा हमको गर्मी से राहत देता है, दूसरा आपने कहा पंखा कपड़ा सुखा सकता है, बाकी और क्या है, ठंडक में हम नहीं चलाते, गर्मी में चलाते हैं, बस हो गया। आप सोच नहीं पा रहे हैं।
मैंने कहा क्या, कल क्या कहा था, पंखे का इतिहास। कोई जरूरी नहीं आप जाने कि पंखा कहाँ सबसे पहले आविष्कृत हुआ था, लेकिन पंखा जब नहीं हुआ था तो उसके पहले क्या था, और पंखा आविष्कृत कैसे हो पाया, पंखा कब बना, जब बिजली आई तब बना ना। और अगर पंखा ना होता तो आज एसी भी न बन पाता, एसी में भी फैन लगता है। आज ये पंखा अगर फैन ये न बना होता तो गाड़ियों में रेडिएटर लगता है, वो कैसे काम करता। अगर ये फैन का कंसेप्ट ना आया होता तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर कैसे बनते। अगर ये फैन का कंसेप्ट ना आया होता तो एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इस फैन में जो मोटर यूज हुआ है वो मोटर ना बना होता, उस पर थोड़ा सा जाइए, मोटर ना बना होता तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल ना बन पाते, जो ईवी की बात होती है, समझ रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ना बनते तो इलेक्ट्रिक मोटर भी ना बनते, ये टुल्लू पंप जो आप यूज करते हैं वो ना बनते। कहाँ से कहाँ तक आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये वैचारिक स्तर आपका दिखाता है, कितना आप ज्ञान रखते हैं, बोधगम्यता दिखाती है, कितनी चीज़ों, कितनी फील्ड्स का नॉलेज आपके पास है, और कितना संवेदनशील है। अगर पंखा ना होता तो कई लोगों के लिए समस्या हो जाती, हम लोगों के लिए भी। दूसरा, अगर ऐसे विकास ना हुआ होता तो हो सकता है कि इतनी गर्मी भी ना हुई होती। ये भी आप एक पहलू है, पर्यावरणीय पहलू पे हमने जो विचार किया था, तो ये भी आप सोच सकते हैं, उसके प्रभावों का आकलन कर सकते हैं, समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव का। और फिर आप आगे जाइए कि अगर इससे कुछ समस्या है तो क्या है। बिजली की खपत बढ़ती चली जा रही है। बिजली की खपत क्यों बढ़ती चली जा रही है? लोग एसी चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, हर तरीके से खर्च कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तब भी नहीं हो रहा है ना। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, हमको एनवायरनमेंट के साथ भी समझौता करना पड़ रहा है। तो कुछ उपाय बताइए, नई टेक्नोलॉजी कुछ बताइए। क्या ऐसा कुछ मेडिकल साइंस दे सकता है कि टेबलेट खा ली जाए और सब ठंडा ठंडा रहे? क्या ऐसा हो सकता है? मतलब एक बात है, कहाँ तक आप सोच सकते हैं, इस तरीके से सोचिए और कुछ लिखिए या बताइए ऐसा ही जिसमें पाठक की सहभागिता हो पाए, मैं भी समझ पाऊँ। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो भी आप एग्जाम्पल लीजिए, जो भी आप उदाहरण लीजिए, वो उदाहरण होने चाहिए हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से, उदाहरण हमारे आसपास से होनी चाहिए। उदाहरण ऐसे मत दे दीजिए, वाक्य ऐसे मत लिख दीजिए, शब्द ऐसे मत लिख दीजिए जिनको समझना कठिन हो जाए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कोई कोरिया से नहीं आएगा, इंडोनेशिया से किसी को नहीं बुलाया जाएगा। आसपास की यूनिवर्सिटीज़, आसपास के प्रोफेसर्स, आसपास के रहने वाले जो विद्वानगण हैं वही आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो उनका उदाहरण भारत से तो कम से कम रिलेटेड हो सकता है गोंड जनजाति में एक कोई प्रथा प्रचलित हो और उसके बारे में आपने समाज में कुछ कोई बात आप कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा बुरा कुछ आप कह रहे हैं और उसको आपने लिख दिया, है ना, और समझाया नहीं। आपने कहा कि वो समझ लेंगे, तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप लिख के समझा दिए तब तो ठीक है, आपने बता दिया कि हमने एक शब्द यूज किया है, उसका अर्थ ये है भला, तो आपने अपना काम पूरा कर दिया। तो जितना लिखिए वो समझने योग्य हो। अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो उसको आप समझा दीजिए। तो ये निबंध की आज की जो क्लास थी उसमें निबंध ही क्यों रखा गया। जैसे शुरुआत से फिर से एक बार बात करें तो शुक्ला जी की बात याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल जी की बात, बहुत बड़े विद्वान। हिंदी की जब बात आती है तो वहीं से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य श्री रामचंद्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर कविता जो है वो पद्य की कसौटी है, पद्य जो है वो कवि की कसौटी है, तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी। देखिए शब्द ही कितना हुआ है कि बार बार बोलने में हो जाता है, इतना मतलब क्लिष्ट वाक्य है कि जो गद्य है वो कवि की कसौटी है, तो निबंध जो है वो पद्य की कसौटी है। इसीलिए आपकी सिलेबस में रखे गए अर्थ हमने समझा कि ये निबंध जो है वो वास्तव में बंधा हुआ है कि बिल्कुल बंधा नहीं है, कैसा है, कसा हुआ है। तो दोनों है, बंधा हुआ इस रूप में कि आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है उसको लिखना है, और खुला हुआ स्वच्छंद लेखन इसलिए, छूट इसलिए क्योंकि हर टॉपिक पे हर लोग अपना अपना विचार दे सकते हैं और सबको मार्क्स मिलेंगे। अच्छी बात यही है कि एक व्यक्ति लिखेगा, दूसरा कुछ, उसको भी अच्छे मार्क्स आएंगे, एक दूसरा कुछ लिखेगा, उसको भी अच्छे मार्क्स आएंगे। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि ये जो विचार हैं ये आए कहाँ से, कहाँ से लेकर आए, यानी कि पढ़ें क्या, है ना, क्या फॉलो करना है हमको,
क्या करेंगे तो ज़्यादा विचार आने लगेंगे, कहाँ से मैटर लेंगे, क्या करेंगे, कैसे, और अगर वो उसमें रहा तो शुरुआत कैसे करें, ये भी हम बात करेंगे। आज का टास्क है कि आप बिजली के पंखे पे जितना सोच सकते हैं, निबंध नहीं लिखना है, सेंटर में रख के इधर उधर तीर लगा के इसके पहले इतिहास, भूगोल, समाज पर प्रभाव, सारा चीज़ें है ना। मैंने कहा था ना कि ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन्हीं प्रभावों को आप लिखेंगे, इन्हीं मुद्दों पर आप चिंतन करेंगे और इसको ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।